तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ चला गया यार ये। ठीक है, निर्वाचन आयोग का पार्ट 2। ठीक है, तो चलो इसमें जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इसमें देखेंगे कि भारत में चुनाव सुधार के लिए या निर्वाचन आयोग में सुधार के लिए, कुछ भी चुनाव सुधार के लिए कौन कौन सा आयोग बना था। तो भारत में चुनाव सुधार के लिए 4-5 आयोग हैं, इसको याद रखना है। पहला बना था तारकुंडे समिति, दूसरा बना था दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा बना था इंद्रजीत गुप्ता समिति, 14 बना था वोहरा समिति। ठीक है, अब ठीक है, ट्रिक क्या है इसका, तदवई। ट्रिक क्या, तदवई। त से तुमको तारकुंडे, द से दिनेश गोस्वामी, व से वोहरा समिति, ई से इंद्रजीत समिति। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक समिति कब बना, डेट और उसका निर्माण क्या सुझाव दिया, उसके ऊपर याद रखना है। ये जो तारकुंडे समिति है, तारकुंडे नाम के आदमी के ऊपर बना था। तारकुंडे जी को भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ये समिति का निर्माण कब हुआ था, तो 1974 में, और 1975 के समय क्या दिया था, ये अपना रिपोर्ट दिया। अब कैसे इस डेट को याद रखें, तो जिस समय इंदिरा गांधी का आपातकाल लगा था, उसी समय तारकुंडे समिति काम कर रही थी चुनाव सुधार के लिए। ठीक है, इस समिति का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या था कि 61वां संविधान संशोधन है ना, इसी समिति के सिफारिश पे लाया गया था 1989 में, जिसमें लोगों का उम्र वोट देने का 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। फिर इसका एक और काम था कि अधिकतम व्यय राशि है उसका निर्धारण किया, कौन, तारकुंडे समिति। तीसरा एक और काम ये किए थे तारकुंडे समिति, पहली बार चुनाव आयोग को बहुदलीय बनाए थे, कब, 1989 में। तो ये तारकुंडे समिति का हो गया। अब दूसरा जो समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, ये कब बना, तो ये 1990 का है, ये 1990 का है। कैसे याद रखें, 90 से 90, निब्बा दिनेश, निब्बा दिनेश, इसका ट्रिक है निब्बा दिनेश, निब्बा दिनेश, निब्बा से हो जाएगा 90, दिनेश से हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, इसका काम क्या है, ये बोले कि जो भी उम्मीदवार गंभीर ना हो उसका जमानत राशि क्या करो, बढ़ा दो। मतलब जमानत राशि को बढ़ाने की बात बोले थे। एक और हम आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन में सॉल्व कराए थे कि लोकसभा के निधि पर, निधियन मतलब खर्च वर्च के बाद पे कौन समिति बना था, तो दिनेश गोस्वामी समिति ही था। वोटर आईडी कार्ड, यही सुझाव दिया था। ईवीएम का इस्तेमाल हो, यही सुझाव दिया था। प्रॉक्सी वोटिंग का सुझाव भी दिनेश गोस्वामी समिति ही दिया था। ये भी यही बात का सुझाव दिया था कि एक आदमी जो चुनाव है 2 से अधिक जगह से नहीं लड़ सकता, ये भी किसका सुझाव है, तो ये भी दिनेश गोस्वामी समिति का ही सुझाव है। मतलब अधिकतर सुझाव जो है दिनेश गोस्वामी समिति ही दिया हुआ है चुनाव सुधार में। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो है तीसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये 1998 में आए। कैसे याद कर सकते हो इसको, 1998 में आए तो इसी साल मेरा जन्म हुआ था, तो बर्थ हुआ तो जीत हुआ। हम तो बर्थ से क्या याद रखेंगे 1998, अजीत से क्या याद रखेंगे, इंद्रजीत। ठीक है, इसमें इसका काम क्या था, तो चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर समिति है। चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर समिति, मतलब चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर राज्य क्या करे, वित्त का पोषण करे। फिर 1993 में तुमको कौन आया, वोहरा समिति। ये इसके ऊपर बना था कि जो चुनाव में नेता और अपराधी आपस में मिल जाते हैं साठगांठ, तो उसी के ऊपर 1993 में बना था वोहरा समिति। ठीक है, कुछ और समिति है जो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, के संथानम समिति, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीबीआई, इससे संबंधित है, चुनाव आयोग से नहीं। एग्जाम में एक ऑप्शन देता है, ये भी समझ में आ गया। तो चुनाव आयोग से कौन कौन सा समिति संबंधित है, चलो तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 3 समिति है। ठीक है, कौन समिति है, 3, त द व ई। त द वही बताओ, त से क्या है, तारकुंडे समिति कब बना था, तो जिस साल जयप्रकाश नारायण का क्या हुआ था या आपातकाल लगा हुआ था, तो 1974 में अपना बना, 1975 में अपना रिपोर्ट दिया।
दिनेश गोस्वामी समिति कब बना था? तो निब्बा दिनेश 1990। वोरा समिति कब बना? तो 1993। इंद्रजीत समिति कब बना? तो बर्थ जन्म के समय तो 1998। उसके बाद जो तुम्हारा है ये उसके बाद जो तुम्हारा है ये किसके ऊपर बात किया था? तेंदुलकर समिति, ये तारकुंडे समिति, तेंदुलकर नहीं तारकुंडे है, तेंदुलकर समिति गरीबी से जुड़ा हुआ है। तो ये बात किया था सबसे पहली बात कि चुनाव आयोग को पहली बार बहुदलीय यही बनाया था 1989 में, और 1989 में एक और काम किया था 61वां संविधान संशोधन ला के। दिनेश गोस्वामी समिति क्या किया था? तो प्रॉक्सी वोटिंग के ऊपर बोला था, ईवीएम के ऊपर बोला था, फिर से चुनावी लोकसभा में चुनावी निधियन की बात बोला था। उसके बाद जो है एक आदमी एक से अधिक जगह से नहीं लड़ सकता चुनाव, इसकी बात बोला था। फिर से क्या बोला था? फिर से ये बोला था यही सब बात बोला था। वोरा समिति तो नेता और अपराधी का जो साठगांठ रहता है चुनाव में, इसके ऊपर बोला था। इंद्रजीत समिति तो ये चुनाव ये वाला बात बोला था, चुनाव का राज्य के वित्त पोषण पर समिति है ये, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला चीज़ याद रखो, चुनाव आयोग अधिनियम 1991 इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, चुनाव आयोग अधिनियम 1991। इसी के तहत जो है चुनाव आयोग का सेवा शर्त निर्धारण होता है, ठीक है। और चुनाव आयोग का कार्यकाल भी 6 साल या 65 ईयर होगा, ये भी यही अधिनियम बोलता है। मतलब ये बात मतलब संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अभी जो है सीजीआई की नियुक्ति का एक नया प्रावधान बना हुआ है कि सीजीआई की नियुक्ति जब होगी, सीजीआई करे। अभी जो है मुख्य चुनाव आयोग का जो या चुनाव आयोग की नियुक्ति का एक नया प्रावधान बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा का विपक्ष नेता, ये तीनों मिलकर ही राष्ट्रपति को क्या देगा? नाम देगा, और उसके बाद ही क्या होगा? चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होगा। तो ये तीन शामिल है, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल। दिनेश गोस्वामी समिति किसकी सिफारिश किया था? तो सेना और अर्धसैन्य कर्मियों, राजनयिकों और भारत के बाहर रखे गए अन्य लोगों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देना चाहिए। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है कि जो चुनाव में नहीं आ पा रहा है तो दूर से ही वोटिंग कर दे, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। तो बोला था सेना को भी मिलना चाहिए, अर्धसैन्य कर्मियों को भी मिलना चाहिए, राजनयिकों को यानी कि राजदूत को भी मिलना चाहिए, और जो भी लोग भारत से बाहर रहते हैं तो उसको चुनाव में प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति ही बोला था। समिति ने सिफारिश की कि राजकीय सहायता नगद तथा वस्तु दोनों रूप में देनी चाहिए। तो देखो नहीं, ये बात नहीं बोला था। राजकीय वित्त पोषण की बात कौन बोला था? तो इंद्रजीत समिति बोला था, ठीक है। तीसरा, हेरा फेरी और टैंपरिंग को रोकने के लिए ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ईवीएम का भी कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति ही दिया था। अधिकांश सुधार दिनेश गोस्वामी समिति से ही संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी जो है दिनेश गोस्वामी समिति क्या अनुशंसा किया था कि चुनाव आयोग का किस पे कैसे कैसे नियुक्ति होना चाहिए? तो ये वाला सेकंड ऑप्शन सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन किसके सिफारिश पे? तो तीन वो बोला था, तीनों आदमी इसमें शामिल रहना चाहिए, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा विपक्ष नेता, और एक सीजीआई मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश। इस तीनों से मिलकर ही एक सुझाव आए और वो राष्ट्रपति को दिया जाए तो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते। ये भी बात कौन बोला था? तो दिनेश गोस्वामी समिति ही बोले थे ये बात। फिर है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखो हम बताए हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा उपाध्यक्ष हो या सभापति हो, तो इसका चुनाव नहीं भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, नहीं राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये तीनों जो है, ये तीनों का जो चुनाव है संसद में जो बैठा रहता है, लोग आपस में से अपने में से चुन लेता है। तो लेकिन इसका जो तिथि निर्धारण का काम है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो आंसर होगा, इसमें तो कोई नहीं दिया है तो राष्ट्रपति से आंसर होगा। तिथि निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर लिखा हुआ भी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख राष्ट्रपति निर्धारण करता है, सभी उपाध्यक्ष का चुनाव का तारीख लोकसभा। देखो बोल रहा है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष है तो इसके चुनाव का तारीख कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष है इसके चुनाव का तारीख कौन निर्धारित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये बात है।
फिर यहाँ पे वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट। भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था? भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग बताओ कब किया गया था? तो भारत में पहली बार ईवीएम मतलब वोटिंग मशीन के लिए, तो भारत में सबसे पहली बार ईवीएम केरल के उपचुनाव में किया गया था। केरल के उपचुनाव में कब? 1982 में। कैसे याद रखें ये बात को कि केरल के उपचुनाव में भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो ऐसे याद रखो कि 1982 है, तो 1882 में स्थानीय स्वशासन आया था ना, उसी के 100 साल बाद, उसी के 100 साल बाद ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, याद रहेगा। अब दूसरा देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार, ये सब पॉइंट याद रखो, पूछेगा ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? तो 1982 में। कहाँ हुआ था? केरल में। लेकिन केरल का वो कौन सा चुनाव था? अभी कहाँ पे? केरल में कहाँ? तब परवूर विधानसभा, उत्तर परवूर विधानसभा, लेकिन ये उपचुनाव था, वहाँ पे उपचुनाव था, उसमें किया गया था। लेकिन 2014 से ये भारत के सभी आम चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आम चुनावों में कब होने लगा? 2014 से। और 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना। तो आम चुनावों में सबसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो गोवा में 1999 में। अब पूरे भारत में कब से किया जाने लगा आम चुनावों में? तो 2014 से। लेकिन पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? तो केरल में 1982 में। लेकिन कौन सा चुनाव था? ये उपचुनाव था। तो ये चीज़ याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है ईवीएम का कैसे विकास हुआ। तो 1970 के दशक के अंत में, मतलब 1970 के दशक के अंत में भारतीय चुनाव आयोग ने इन्हें पेपर बैलेट के इलेक्ट्रॉनिक विकल्पों की खोज शुरू कर दी, मतलब खोज शुरू हो गया। ठीक है। फिर 1980 के आसपास क्या हुआ कि ईवीएम का निर्माण होने लगा। और 1982 में क्या हुआ? पेरूर विधानसभा के उपचुनाव में ईवीएम का पहला परीक्षण किया गया। ठीक है। चलो आओ तुमको बता दें ईवीएम का विकास कैसे हुआ। 1970 के दशक में इसका खोज शुरू होने लगा। ईवीएम विकल्प बैलेट पेपर के स्थान पे सबसे पहले केरल के उपचुनाव में 1982 में ईवीएम का प्रयोग हुआ। फिर गोवा ऐसा राज्य बना जहाँ पे आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। कब से? तो इसका होने लगा था 1990 से। फिर उसके बाद पूरे भारत के जनरल इलेक्शन में, मतलब आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा 2014 से। मतलब मोदी जी के समय ईवीएम का उपयोग होने लगा, मोदी जी के समय से। इसी कारण तो मोदी जी के ऊपर ईवीएम को लेकर क्या होता है? आरोप लगता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ईवीएम को पहली बार चुनावों में कब प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे 1982 ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन पे जाएंगे 1989 से 1990, क्योंकि पता है कि 1990 में गोवा के आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग पूरा होने लगा था। फिर से यहाँ पे देखो किस लोकसभा चुनावों में, मतलब बोल रहा है कौन सा ऐसा लोकसभा चुनाव है जहाँ पे वीवी मतलब कि ये बैलेट पेपर यानी कि पेपर वाला को हटा के पूरे भारत के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो 2004 में, मतलब 2004 में बोला कि हटाओ। ठीक है ना। पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में बोला गया कि हटाओ पूरी तरीके से, अब क्या करेंगे? ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। तो 2004 में होने लगा था। ठीक है। पेपर की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? ईवीएम का। तो कैसे याद कर सकते हो? 2004 से, 4 से याद करो, अचार डालो। पेपर का क्या डालो? अचार डालो। अब तो हम ईवीएम यूज़ करेंगे। पेपर का क्या डालो? अचार। अब तो हम ईवीएम यूज़ करेंगे। यहाँ पूछता है भारत में ईवीएम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एक बेल कंपनी है उसके द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस बेल, यही दोनों मिलकर ईवीएम भारत में बनाती है। फिर यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार ईवीएम का उपयोग, पूरे भारत में बोल रहा है
तो पूरे भारत में बोल रहा है। तो एक तो बताए थे 2014 और एक 2004 वाला डेट, तो 2004 होगा। ठीक है। ईवीएम ईवीएम कितने उम्मीदवारों की पूर्ति कर सकता है, मतलब ईवीएम में एक बार में ईवीएम में कितना उम्मीदवार का नाम लिखा रह सकता है बटन वाला, तो 64। कितना? 64 64 64 64। ईवीएम एक बार में कितना वोट डाला सकता है, तो 2000, याद रखेंगे 2000 एक बार में वोट तुम डाल सकते हो। अच्छा, जो वीवीपैट होता है, जो ईवीएम के साथ बगल में पुर्जा निकलता है, उसको वीवीपैट बोलते हैं। तो वीवीपैट पे क्या क्या लिखा रहता है, तो सीरियल नंबर लिखा रहेगा पार्टी का, जैसे वो कितना नंबर पे था वो पार्टी का नाम ईवीएम में, तो 40 नंबर पे। पार्टी का सिंबल लिखा रहेगा, तो इसे सिंबल लिखा रहेगा। कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा राम मनोहर लोहिया, तो इसे कैंडिडेट का नाम, पार्टी सिंबल और सीरियल नंबर, ये सब निकलता है वीवीपैट से, लिखा रहता है। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया, तो देखो ईवीएम का प्रयोग पूरी बार कहाँ किया गया, पूरी आम चुनाव में 2004 या फिर 2014, जो भी ऑप्शन सही हो। लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल कब से होने लगा, तो ईवीएम के साथ ही निकलता है, तो ये 2013 से होने लगा, मतलब ईवीएम शुरू होने से 1 साल पहले से। और वो भी कहाँ पे हुआ था, तो नागालैंड के में, कहाँ पे, नौसेना विधानसभा क्षेत्र है नागालैंड का, तो वहीं पे वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहली बार हुआ था। अब यहाँ पे वीवीपैट के बारे में देख लेंगे कि संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों के लिए 2013 में नागालैंड के नौसेना विधानसभा क्षेत्र में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। बड़े पैमाने पर ईवीएम के साथ वीवीपैट भारत में पहली बार 2013 में मिजोरम विधानसभा चुनावों में, बड़े पैमाने पे कब हुआ भारत में पहली बार, तो 2013 के मिजोरम विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन पहली बार कब हुआ था, तो 2013 के नागालैंड के नौसेना विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है। आम चुनावों में भारत में कब होने लगा, तो 2019 में। ठीक है। अब पूरे गोवा राज्य में कब होने लगा, तो 2017 में। मेनली 2013 वाला डेट ही पूछता है वीवीपैट में। ठीक है। आम चुनाव पूछे तो 2019। भारत में मतदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो M3, बस याद रख ले M3। ईपिक नंबर होता है जो अभी आजकल खूब न्यूज़ में, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ई से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें आपका पहचान लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा। राजनीतिक दल प्रमुख हिस्सों के संदर्भ में राजनीतिक कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो राजनीतिक दल बनता है तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है नेता रहता है, फिर उसके बाद उसका सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर रहेगा चेला चपाटी, फिर उसका अनुयायी या समर्थक रहेगा। ठीक है। तो इसमें विरोधी सदस्य का कोई जगह नहीं है राजनीतिक दल में। 3 आदमी से मिलकर बनता है, एक तो नेता, उसका सक्रिय सदस्य और नीचे अनुयायी या समर्थक। ठीक है। फिर आपको याद रखना कि अमेरिका हो या ब्रिटेन, यहाँ पे 2 दल ही शासन करता है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिक, 3 नहीं है। तो 2 दलीय शासन व्यवस्था है। चीन में 1 दलीय है, जैसे कम्युनिस्ट है, रशिया में भी एक ही है कम्युनिस्ट। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे तो बहुत सारा दल है, अभी वो दल भी दिखाएंगे। राजनीतिक दलों को कौन सा सदन कहते हैं, राजनीतिक दलों को कौन सा सदन कहते हैं, तो राजनीतिक दलों को तीसरा सदन कहते हैं। पहला सदन उच्च सदन जैसे लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। लेकिन तृतीय सदन किसको कहते हैं, तो राजनीतिक दल को कहते हैं। याद कर लीजिए। लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को ही कहा जाता है लोकतंत्र का ये प्राण है। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, मतलब कहाँ से दल बनाने की व्यवस्था शुरू हुआ, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन में ही बहुत सारा दल बनाने का व्यवस्था शुरू हुआ, जहाँ से हम लोग का क्या हुआ था, जो हम लोग पे शासन किया था। अमेरिका नहीं, फ्रांस नहीं, ब्रिटेन। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, वहीं से दल बनाने का व्यवस्था शुरू हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोकसभा चुनाव का कहानी। लोकसभा चुनाव का कहानी 1 से लेकर 17 तक जो भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसका कहानी देखेंगे। ठीक है। ऐसे तो ये हिस्ट्री वाला भी पढ़ाया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ लोकसभा चुनाव, लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव, इसका डेट क्या है, प्रथम लोकसभा चुनाव पूछे तो वो हुआ था क्या, 25 अक्टूबर 1991 से लेके 1992 तक। ठीक है। लेकिन चुनाव तो हो गया, तो लोकसभा जब गठन हुआ
तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या चीज़ था, 1952 से 57, तब पूरे 5 साल चला। ये प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952। गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 को, मतलब 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन पहला सत्र शुरू कब हुआ, तो 13 मई 1952 को। ये भंग कब हुआ, समाप्त कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1957 को। ठीक है, देखो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। गठन पूछे तो बोलना 17 अप्रैल 1952। पहला सत्र उद्घाटन कब हुआ, तो 13 मई 1952। ठीक है। अब पहली बार पीएम कौन बना, तो नेहरू। विपक्ष के नेता कोई था इस समय, तो नहीं, किसी को उतना वोट ही नहीं पाया विपक्ष जैसा कि वो बन जाए विपक्ष का नेता। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर। ठीक है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक तो समय देखेंगे, फिर प्रेसिडेंट कौन, प्रधानमंत्री कौन बना वो देखेंगे, उस समय अध्यक्ष कौन था, विपक्ष का नेता कौन था, कुछ प्रमुख घटना, गठबंधन की राजनीति कब से शुरू हुई, ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा लोकसभा कब से कब चला, ये भी 5 साल चला, 1957 से 62। ठीक है। तो ये 1957 में लोकसभा, इसके बारे में याद रखना है। अच्छा, जीता तो कौन बना, नेहरू, कांग्रेस का ही सरकार रहा। अध्यक्ष कौन है, M.A. अयंकर। लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर। और सेकंड में कौन आ जा रहा है, M.A. अयंकर। यहाँ पे देखो, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1957 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था सेकेंड वाला, तो इसमें चुनाव लड़ने हेतु सबसे कम दल है। मतलब पूरे इतिहास में बात किया जाए कि किस लोकसभा चुनाव में सबसे कम पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था, तो ये 1957 वाला सेकेंड वाला है। ठीक है। तीसरा लोकसभा, तो ये भी चलेगा 1962 से 67, ये भी फुल चला एकदम पूरा 5 साल तक। इसमें अध्यक्ष कौन रहा, तो अध्यक्ष कौन बना लोकसभा का, तो सरदार हुकुम सिंह। लेकिन आपको याद रखना है कि इस 5 साल के दौरान ये जो तीसरा लोकसभा है, इसमें तीसरा में 5 साल के दौरान 3 पीएम बना, नेहरू 1962 से 64 तक ही रह पाए, क्योंकि 64 में उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि नेहरू कितनी बार आपको पीएम बने, तो 3 बार याद रखना है। एक तो बने थे 1952 से 57, फिर 57 से 62, फिर 62 से 64, मतलब 1952 से लेके टोटल 64 तक, मतलब लगभग कितना हो गया, 12 साल तक ये पीएम बने थे। ठीक है ना, 3 बार। अच्छा चलिए, तो नेहरू तो टपक गए, तो दूसरा पीएम कौन बना, तो गुजराली लाल नंदा। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक क्या है, पीएम है। भारत के प्रथम कार्यवाहक क्या है, पीएम है, गुजराली लाल नंदा। उसके बाद कौन बना, तो उसके बाद तुमको लाल बहादुर शास्त्री बने। इनका कार्यकाल रहा 1964 से 66, लेकिन फिर ये भी मर गए थे ताशकंद में। तो उसके बाद फिर कार्यवाहक पीएम कौन बनेगा, गुजराली लाल नंदा। इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बार कार्यवाहक पीएम बने। फिर जो समय बच गया, तो उसके बाद उस समय जो शेष बचे हुए समय के लिए कौन बनी, तो इंदिरा गांधी। इसी कारण बोला जाता है कि 1962 के लोकसभा चुनाव में या तीसरी लोकसभा में 3 पीएम बना था 5 साल के अंदर। एक तो नेहरू, फिर तुमको लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, और ये जो है कार्यवाहक पीएम थे। ठीक है। फिर यहाँ पे और पॉइंट याद रखना है, मतदान प्रक्रिया में अगहित शाही का प्रयोग तो इसी समय किया गया था। SC तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण पहली बार भी, मतलब SC मतलब अनुसूचित जाति के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतलब आरक्षण कब किया गया था, तो भी इसी समय किया गया था, तीसरे वाले में किया गया था। ठीक है। फिर आते हैं चौथी लोकसभा का कार्यकाल क्या है, तो चौथी में 3 साल चला था, चौथी मात्र 3 साल चला, 1967 से 1970 के बीच। इसमें पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी। इसमें अध्यक्ष कौन, नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के तुमको आगे चल के राष्ट्रपति भी बनेंगे। तो ये इंदिरा गांधी के समय कौन थे, अध्यक्ष थे लोकसभा के। लेकिन 1969 में क्या है कि 1969 में क्या है कि इंदिरा गांधी का पार्टी टूट जाएगा, कांग्रेस पार्टी विभाजन आ जाएगा, इंदिरा गांधी अपना अलग पार्टी बनाएगी, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्यूजनिस्ट। ठीक है। इसमें इसी साल पहली बार तुमको लोकसभा में विपक्ष का नेता दिखाई पड़ेगा, कौन, तो राम शुभंग सिंह।
तो पूछा जाएगा कि लोकसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन था, तो राम, कौन था, तो राम, ठीक है। फिर जो है पाँचवीं लोकसभा कब हुआ, पाँचवीं लोकसभा, तो चौथी लोकसभा कब से कब चला था, 3 ही साल चला, 3 ही साल चला था। तो ये पाँचवीं लोकसभा है, ये भी पूरा 5 साल कंप्लीट करेगा अपना 1971 से 77। इसमें भी कौन जीत के आई थी पाँचवीं में, तो इंदिरा गांधी ही जीत के आई थी, ठीक है। और 2 अध्यक्ष बना था इसका, JS ढिल्लों और बलीराम भगत। छठी लोकसभा है, तो छठी लोकसभा का समय काल क्या है, तो मात्र 2 साल। छठी लोकसभा मात्र 2 ही साल चला, बता, 1977 से 1979, क्योंकि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता क्या हुई, कमज़ोर हुई, तो ये अगले चुनाव में क्या हुई, हार गई। तो छठी लोकसभा में क्या है, तो यही पाँचवीं में यही आपातकाल लागू की थी। तो छठी लोकसभा में आया, उस आपातकाल के बाद तो छठी लोकसभा आया, तो 1900, ये 2 ही साल चला, 1977 से 1979। इसी में याद रखना कि 1977 में ही, यानी कि छठी लोकसभा में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना। तो ये पूछता है कि किस लोकसभा चुनाव में पहली बार, देखो पाँचवीं तक क्या देख रहे हो कि हमेशा कांग्रेसी जीतता आ रहा है, 3 बार नेहरू और 2 बार इंदिरा, ऐसे देखते हो जीता है। तो आपको याद रखना है कि जो छठी लोकसभा है, अब सॉरी पूछेगा कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था केंद्र में, तो 1977 में। किस लोकसभा चुनाव में, तो ये बना था तुमको छठी लोकसभा चुनाव में। तो कौन बना था इसका PM, तो मोरारजी देसाई। ये कौन पार्टी से थे, जनता पार्टी। कौन पार्टी से, जनता पार्टी। विपक्ष का नेता कौन था इस समय, तो YV चौहान। ये भी तुमको आगे चल के राष्ट्रपति बनेंगे। विपक्ष का नेता कौन है, YV चौहान। और राष्ट्रपति कौन था, तो नीलम संजीव रेड्डी। ये वही है जो बताए थे इंदिरा गांधी के समय ये विपक्ष के नेता थे, सॉरी अध्यक्ष थे लोकसभा के, तो जो आगे चल के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं ये, ठीक है। तो यही याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बार कब बना था गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में, तो 1977 में। सातवीं लोकसभा आते हैं, तो फिर इंदिरा गांधी क्या होती है, सॉरी सातवीं से आने से पहले ये 1979 से 1980, 1 साल के लिए, मतलब केवल 5 महीना के लिए PM चौधरी चरण सिंह बने थे। चौधरी चरण सिंह इस बीच में PM बने थे, ठीक है ना। छठी और सातवीं के बीच में 5 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह भी PM बने थे, लेकिन इनकी भी सरकार क्या हुई थी, गिर गई थी। सातवीं लोकसभा आते हैं, तो फिर जो तुमको है 80 से लेके 84 तक, मतलब 4 साल तक ये इंदिरा गांधी फिर PM बनती है। मतलब सातवीं लोकसभा में इंदिरा गांधी का फिर वापसी होता है, लेकिन 4 साल तक ही क्यों बनी, क्योंकि 84 में इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। इसी कारण 4 साल तक बनी। तो ये टोटल तुमको इंदिरा गांधी के बारे में पूछे कितनी बार PM बनी, तो 4 बार। कब कब, तो दिखा रहे हैं। एक तो नेहरू वाला कार्यकाल में बनी थी, ठीक है, 1967 के आसपास, तीसरा लोकसभा में, ठीक है। और उसके बाद फिर बनी थी चौथा लोकसभा में, फिर पाँचवा लोकसभा में, पाँचवा लोकसभा के बाद छठा में हार जाती है, तो फिर सातवां लोकसभा में 1980 से 84 के मध्य बनती है। चौथा लोकसभा का कार्यकाल क्या चीज़ था, तो ये सब जोड़ते रहो अपना। देखो क्या चीज़ था चौथा लोकसभा का, तो 67 से 70, 3 साल तक चला था विभाजन होने के कारण। फिर पाँचवा का क्या चला, तो ये पूरा चला। छठा भी पूरा नहीं चल पाया, 2 ही साल चल पाया, 2 से 3 साल। और फिर 80 से 84 ये, तो टोटल ये 4 बार बनी थी, ठीक है। फिर आते हैं आठवां लोकसभा। तो आठवां लोकसभा में जो है इसका समय क्या है, तो 1984 से क्या है 1989 तक। 1984 से क्या है 1989 तक, मतलब पूरे 5 साल तक। इंदिरा गांधी के जो बेटा है राजीव गांधी, तो वो PM बने, ठीक है। इस समय अध्यक्ष कौन था, तो HN बहुगुणा 1989 तक, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट,
ये जो 1989 है ना, जो 8वीं लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस का जो वर्चस्व है यहीं तक था। उसके बाद जो है भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली है, मतलब कांग्रेस जो बार बार जीत के आ रही है, वह प्रणाली आपको समाप्त होती दिखेगी। ठीक है, उसके बाद जो कांग्रेस है जब जीतेगा आगे, लेकिन गठबंधन के तौर पे जीतेगा, कभी अकेला नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ये लास्ट बार जो अकेला जीता था 1984 से 1989 में, मतलब 8वीं लोकसभा चुनाव के समय, राजीव गांधी के समय। ठीक है, अब 1989 से देखो यहाँ पे, तो 9वीं लोकसभा चुनाव आता है। इसका कार्यकाल क्या है, 1989 से 1991 तक, केवल 2 साल तक ही। 1991 में क्या हो जाता है, एलपीजी आ जाता है। इसके बारे में याद रखना, 9वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में, भारतीय इतिहास में पहली बार था, भारतीय इतिहास में देखो टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, भारतीय इतिहास में पहली बार था जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकार बनी। मतलब किसी भी पार्टी को तुमको क्या है, बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकार बनी। किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो कब का समय है, 1989 से 1991 तक का 9वीं लोकसभा चुनाव में। 9वीं से 9 बहुमत, 9वीं से 9 बहुमत और गठबंधन की सरकार बनी। किसके गठबंधन बनी, तो जनता दल नीत राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने सरकार का गठन किया। जनता दल नीत राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने सरकार का गठन किया। इस कार्यकाल के दौरान 2 पीएम बने, एक तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। एक सेकेंड, तो यही बोल रहे हैं कि आपको जो 9वीं लोकसभा है वह टर्निंग पॉइंट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 9वीं लोकसभा में किसी को भी क्या हुआ था, बहुमत नहीं मिला था। इसी कारण गठबंधन की सरकार चली और ये 2 साल तक ही कार्यकाल चला था, 9वीं में 9 बहुमत। और किसकी सरकार बनी, जनता दल नीत राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन का सरकार, और 2 बार इसमें बारी बारी से पीएम बना, वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये हम लोग 9वीं तक पहुंच गए। फिर आते हैं 10वीं लोकसभा। 10वीं लोकसभा का समय क्या है, तो 1991 से 1996 एलपीजी वाला समय है। इसमें कौन बनेगा, तो आपको पूरा याद होना चाहिए, पीएम नरसिम्हा राव। मतलब कांग्रेस फिर से पुनः सत्ता में आया, पीएम नरसिम्हा राव। ठीक है, विपक्ष का नेता कौन था इस समय, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों नरसिम्हा राव के समय। अध्यक्ष कौन था, तो शिवराज पाटिल। फिर 11वीं लोकसभा चुनाव आता है। 11वीं लोकसभा चुनाव का समय क्या है, 1996 से 1998। ये भी 2 ही साल तक चला, ये भी 2 ही साल तक चला। इस चुनाव में भी क्या हुआ था, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, इस चुनाव में भी क्या हुआ था, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा गठबंधन किया और सरकार बना लिया। ठीक है, 11वीं लोकसभा चुनाव में इस बार जो है 11वीं लोकसभा चुनाव में 3 प्रधानमंत्री ने शपथ लिया। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबसे कम दिन के प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है, मात्र 13 दिन। फिर एच डी देवगौड़ा और गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल संयुक्त रूप से पीएम रहे। ये दोनों संयुक्त रूप से क्या रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पीएम रहे। फिर 12वीं लोकसभा आया, ये 1998 से लेकर 1999 तक। तो यह देखो 12वीं लोकसभा जो है, ये पूरे लोकसभा के कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल है। कैसे याद करेंगे, तो 12 से पारा चढ़ गया। इतना छोटा कार्यकाल कि फिर से चुनाव होंगे, तो ऐसे 1998 से 1999 तक, लगभग एक ही साल तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली बार बीजेपी क्या है, बीजेपी सरकार बनाएगी, वो भी कौन बोला, गठबंधन वाली सरकार, एनडीए के साथ। पीएम कौन होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। 12वीं लोकसभा में 13वीं लोकसभा जो है, इसमें ये 1999 से 2004 तक चलेगा।
इसका पहला पीएम कौन, इसका पीएम कौन रहेगा? अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें भी किसकी सरकार बनी? तो बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए सरकार। आपको इसमें याद रखना है कि जो 13वीं लोकसभा जो चला है 1999 से लेके 2004 तक, तो ये पूरे 5 साल तक ये चला। क्या चला? ये पूरा 5 साल तक चला। और ये पूरे 5 साल तक चलने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। कब है ये? 13वीं लोकसभा में। कब है ये? 13वीं लोकसभा में। अब उसके बाद फिर जो है 14वीं लोकसभा जो है ये 2004 से 9 पूरा कार्यकाल चला। 15वीं लोकसभा भी है 2009 से 14 पूरा चला। इन दोनों में पीएम कौन बना? मनमोहन सिंह। और कांग्रेस अकेले नहीं जीता है, यूपीए के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहा था 14 और 15वीं में। 16, 17वीं, 18वीं, ये भी पूरा 5-5 साल तक चल रहा है। मोदी जी का कार्यकाल 2014 से शुरू हुआ, 2014 से 18, 18 से 23, 23 से और जब तक चले तो ये मोदी जी का कार्यकाल चला। ठीक है। इसमें भी पार्टी कौन है? एनडीए। एनडीए के साथ बीजेपी आई। ठीक है। तो ये सब हुआ। एक बार हम पूरा लोकसभा का कार्यकाल देख ले रहे हैं। पहला चला था 1952 से 57, 5 साल। दूसरा भी चला 1957 से 62, 5 साल। तीसरा भी चला 1962 से 67। वो अलग बात है कि अलग अलग पीएम आया। तीसरा भी चला 1962 से 67। वो अलग बात है कि अलग अलग 3 बार पीएम आया। चौथा चला था 3 ही साल। चौथा वाला चला था 3 ही साल 1967 से 70, क्योंकि 69 में इंदिरा गांधी का विभाजन कर दी थी पार्टी का, कांग्रेस का। ठीक है। फिर पाँचवा जो है पूरे 5 साल तक चला था तुमको 1971 से 7, नहीं 1971 से कितना हो गया, 5 जोड़ो के तो 76, 6 साल चला ये। क्योंकि आपातकाल लगा के 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दी थी इंदिरा गांधी 5वीं वाले में। छठा में इनका सरकार गिर जाता है तो ये 2 साल या 3 साल के लिए 1977 से चलता है 1979। और फिर 1979 से 1980 के लिए कौन बनता है? चौधरी चरण सिंह। और 1977 से 79 तक कौन बनते हैं? तो मोरारजी देसाई। तो ये ऐसे चला। 7वां वाला में फिर इंदिरा गांधी का वापसी होगा तो 5 साल की जगह 4 साल चलेगा, क्योंकि 84 में 80 से 84 चला था तो 84 में इनको गोली मार दिया गया। फिर इनका बेटा आया तो 84 से 89 पूरा 5 साल तक चलाया। फिर इनकी भी हत्या हो गई थी 1984 से 1989। फिर 9वीं लोकसभा जो है, 9वीं लोकसभा जो है उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। किसी को बहुमत नहीं मिला था, इसी कारण 2 ही साल सरकार चल पाया गठबंधन में 1989 से 1991। फिर उसके बाद कांग्रेस पुनः वापसी आता है एलपीजी के समय, नरसिम्हा राव वाला 10वीं लोकसभा है तो ये पूरा चलेगा 1991 से 1996 तक। फिर 11वीं लोकसभा है, 11वीं लोकसभा चुनाव, ये भी 2 ही साल तक चलेगा, किसी को गठबंधन नहीं मिला था तो 1996 से 1998 तक। इसमें 3 प्रधानमंत्री रहे थे, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और गुजराल। 12 है, पारा चढ़ जाएगा क्योंकि 1 ही साल चला 1998 से 1999 तक। फिर से 13वां है, तो 13वां लोकसभा ऐसा है जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जीत के आएंगे और पहला ऐसा गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी जो पूरा कार्यकाल करेगा। इसी कारण 5 साल तक चलेगा 1999 से 2004 तक। फिर 2004 से पूरा 5-5 साल तक चलेगा। 14वां 5 साल तक, 15वां 5 साल तक, 16वां 5 साल तक, 17 5 साल तक, 18 नहीं पता कब तक चलेगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है, एक सेकंड रुकिए तो एक चीज देख रहे हैं। चल हटा। यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, यहीं से सवाल बनेगा। ठीक है। आपके टीआरडी में भी सवाल बना हुआ है। आज़ादी के बाद से मतलब 1947 से लेके 1977 तक, याद आ रहा है समय? 1977 में कौन होगा? 6वीं लोकसभा। 1977 तक केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था, याद आ रहा है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर से तुमको इंद्र कुमार गुजराल,
ये सब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये सब जो भी सरकार बन रही केवल कांग्रेस का ही है 1977 तक, छठी लोकसभा तक। 1977 से 1980 तक पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी छठवीं लोकसभा में। याद आ रहा है इसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। लेकिन फिर पुनः क्या होता है 1980 से 98 तक, 1980 से 98 तक फिर कांग्रेस का सरकार बन जाती है। 1980 से 1989 तक फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर इंदिरा गांधी आएगी, फिर राजीव गांधी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है राजीव गांधी तक आखिरी जो है कांग्रेस जो है जीतती है अपनी बदौलत। उसके बाद गठबंधन का युग शुरू होगा। फिर 1989 से 1991 तक किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बात सही है। जैसे ये 2 साल में ये 2 साल जो था सरकार, पहली बार गठबंधन बना बीपी सिंह और चौधरी फिर से चंद्रशेखर, ये दोनों बना था 9वीं वाला में, 9वीं लोकसभा का बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये चीज़ 1991 से 1998 तक पुनः कांग्रेस आया, ठीक है। 1991 से लेकर 1998 तक में पुनः कांग्रेस आया, मगर संयुक्त मोर्चा गठबंधन के साथ। 1998 से 2004 तक बीजेपी का शासन रहा, मगर किसके साथ? एनडीए वाले गठबंधन के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। 2004 से 2014 तक पुनः कांग्रेस आया, मगर मनमोहन सिंह का जब सरकार था तो 2004 से 2014 तक पुनः कांग्रेस जीता 2 बार, ये 3 बार, ये यूपीए गठबंधन के साथ। फिर 2014 से 2025 मतलब अभी जो भी चल रहा है तो पुनः बीजेपी आया, मगर एनडीए गठबंधन के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1989 वाला जो समय है 1989 से यहाँ से गठबंधन शुरू हो रहा है 1991 से, तो 1989 से भारत में गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये पॉइंट सब क्या होगा याद रखिएगा। 1989 से ही भारतीय राजनीति में 1990 के दशक से ही भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति शुरू होगी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीबीआई पॉइंट है। अच्छा, यूपीए यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, ये कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन है। कब बना था? तो 2004 में। और एनडीए, तो जिस एनडीए बनाया था कब? 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लगातार चलती है 1998 से 2004 के बीच में। तो ये दोनों गठबंधन है, गठबंधन का डेट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। राज्यसभा सदस्य, अब कुछ उम्र है, आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है या विधान परिषद का सदस्य चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। लोकसभा या विधानसभा के लिए 25 ईयर। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इसके लिए 35 साल सबसे ज़्यादा। पंचायत के चुनाव लड़ना है तो 21 साल। लोकसभा अध्यक्ष भी बनना है तो 25 साल, ठीक है। अच्छा, किस राज्य, यहाँ देखो टीआरई में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखो। यहाँ पे टीआरई में पूछा हुआ सवाल है कि किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार स्थापित हुई? तो राज्य में पूछ रहा है, सेंटर में नहीं। तो बोल रहे भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आया? तो वो केरल में आया था। कब? तो 1957 में आया था। ये कौन सा पार्टी का सरकार था? कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना केरल में 1957 में। मतलब पूरे भारत में बन रहा था जिस समय कांग्रेस का, उस समय केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना। वो भी कौन मुख्यमंत्री थे यहाँ पर? तो नबूद्रीपाद। संस्थापक कौन था कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में? तो एम एन रॉय, 1920-25, याद आ रहा है। सचिव कौन था कम्युनिस्ट पार्टी का? पहला सचिव कौन बना था? तो एस वी घाटे। अध्यक्ष कौन था? तो एम एन रॉय, याद आ रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि भारत में पहली और विश्व की दूसरी कम्युनिस्ट सरकार जो लोकतांत्रिक रूप से चुना गया कौन था? मतलब भारत की वो पहली कम्युनिस्ट सरकार
कौन है और विश्व का दूसरा कम्युनिस्ट सरकार कौन है जो लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था? तो हमको पता है कि केरल में चुना गया था। कब? 1957 में। तो ये आंसर होगा। लेकिन देखो यहीं पे अगर ये सवाल पूछता है, अच्छा चलो सवाल तो है ही, आगे हटो। अब ये देखो, दो बात याद रखना है। राजनीतिक दलों को प्रथम बार संवैधानिक मान्यता कब मिली? यहाँ पे पूछ रहा है कि जितना भी राजनीतिक दल है भारत में, कांग्रेस, बीजेपी, सब, तो सबको संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 1985 में मिला था। कब मिला था? 1985, 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1985 में पारित हुआ था। इसी के माध्यम से भारत में पहली बार, इसी अधिनियम के माध्यम से 1985 में राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से दिया जाता है? मतलब मान लो कि निर्वाचन आयोग जो है भारत का, तो किसी पार्टी को कहता है कि ये राज्य स्तरीय है, किसी पार्टी को कहता है कि ये राष्ट्र स्तरीय है, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है। तो देता है किस अधिनियम के माध्यम से? तो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के द्वारा, ये अधिनियम के माध्यम से। देखो दोनों अलग अलग है। संवैधानिक मान्यता पूछे तो 52वां संविधान संशोधन 1985, और मान्यता पूछे उनको कि राज्य स्तरीय की राष्ट्र स्तरीय है, किस अधिनियम के माध्यम से? तो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 द्वारा। ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट, भारत में दो तरीके का चुनाव प्रणाली है। ठीक है, उसी के बारे में दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में दो तरीके का चुनाव प्रणाली है। एक सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। अब यहीं पे वीडियो रोकते हैं, रुको, तीसरा नंबर वीडियो बनाते हैं।